अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम। इस वीडियो में आज की वीडियो जो है इसमें हम क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट का टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारी जो TQM है तो यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, उसका एक बेसिक प्रिंसिपल कस्टमर फोकस है कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप डिलीवर करते हैं वो कस्टमर सेंटर्ड होनी चाहिए। उसमें इस चीज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए कि कस्टमर क्या चाहता है। तो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें हम कस्टमर की जो वॉइस है यानी उसकी जो नीड्स हैं, वांट्स हैं, यानी वो चीज़ें जो कस्टमर चाहता है उसे हम प्रोडक्ट या सर्विस के डिज़ाइन का हिस्सा बनाते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट इज अ स्पेशलाइज्ड मेथड फॉर मेकिंग कस्टमर नीड्स और वांट्स important components of the design and production of product or service। कि जो कस्टमर की नीड्स और वांट्स हैं उनको प्रोडक्शन और डिज़ाइन का, प्रोडक्ट या सर्विस के प्रोडक्शन और डिज़ाइन का हिस्सा बनाने का जो तरीक़ेकार है उसे हम क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट कहते हैं। इसका बेसिक प्रोसेस 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। पहला जो स्टेप है वो ये है कि आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स नोन इन QFD स्पीक एज वॉइस ऑफ कस्टमर। सबसे पहला स्टेप ये है कि जो कस्टमर की नीड्स या वांट्स हैं उनको असर्टन करें, वो मालूम करें कि वो क्या है। कस्टमर की नीड्स या वांट्स को हम QFD के जारगन में वॉइस ऑफ कस्टमर कहते हैं और इसका एक्रोनिम VOC है। जब आप कस्टमर की नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो फिर दूसरा स्टेप ये है कि अब ये सोचें कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस के डिज़ाइन में क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कस्टमर की नीड्स और वांट्स जो आपने मालूम की हैं उनको सेटिस्फाई कर सकें। आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स दैट विल मोस्ट सेटिस्फाई दी VOC, यानी प्रोडक्ट के या सर्विस भी हो सकती है, वो एट्रीब्यूट्स मालूम करें जो कि VOC को यानी वॉइस ऑफ कस्टमर को यानी कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हों। और तीसरा क्या है, एस्टेब्लिशिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग टारगेट्स एंड प्रायोरिटीज दैट विल रिजल्ट इन प्रोडक्ट और सर्विस दैट सेटिस्फाइज द VOC। तो तीसरा और फाइनल स्टेप ये है कि फिर आप उनकी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट और टेस्टिंग के वो टारगेट्स और प्रायोरिटीज सेट करें जो VOC को यानी वॉइस ऑफ कस्टमर को यानी कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने की सलाहियत रखते हों। ये सब कैसे होता है, ये एक सेट ऑफ इंटर रिलेटेड मैट्रिसेस हम बनाते हैं, उससे होता है। वो किस तरह से होगा वो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक और चीज़ का हमें नाम सुन लेना चाहिए और उसके बारे में बात कर लेनी चाहिए, वो है हाउस ऑफ क्वालिटी। The heart of QFD is a set of interrelated matrices known as house of quality, so named because complete matrix takes on the appearance of a house। जो QFD के हार्ट में, QFD का जो हार्ट है वो एक सेट ऑफ इंटर रिलेटेड मैट्रिसेस है जिसको हम हाउस ऑफ क्वालिटी कहते हैं। हाउस ऑफ क्वालिटी इसलिए कहते हैं कि उसकी जो शक्ल होती है वो किसी एक घर जैसी बन जाती है। वो अभी इसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि वो किस तरह से नज़र आती है और फिर उसके हर कंपोनेंट को हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। याद रखें कि हाउस ऑफ क्वालिटी QFD का को अचीव करने का वाहिद तरीक़ेकार नहीं है, इसके अलावा और भी कुछ हैं तरीके। लेकिन जो हाउस ऑफ क्वालिटी है
ये बड़ा इंट्यूटिव है और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है, लिहाजा इस वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे। ये इस तरह का जो मैट्रिसेस होते हैं वो सारे के सारे मैट्रिसेस जो हैं वो इस शक्ल के बनते हैं। तो ये आप देखें, ये एक घर की तरह की शक्ल नज़र आ रही है, इसलिए हम इसको हाउस ऑफ क्वालिटी कहते हैं। ये जो हाउस है ये दरअसल 6 मैट्रिसेस का मजमू है। आप यहाँ पे देखें, मैट्रिक्स 1, ये मैट्रिक्स 2 है, ये मैट्रिक्स 3, ये 4, ये 5 और 6। इनमें से एक एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो इस स्टेज पर आप ये याद रखें कि ये जो हाउस ऑफ क्वालिटी है, बेसिकली हाउस ऑफ क्वालिटी के ज़रिए हम क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट को अचीव करते हैं। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट दोबारा से याद करने की क्या चीज़ है कि कस्टमर की नीड्स और वांट्स को प्रोडक्ट या सर्विस के डिज़ाइन का हिस्सा बनाने का नाम QFD है। और ये काम करने के लिए हम इस हाउस ऑफ क्वालिटी की मदद लेते हैं। ये हाउस ऑफ क्वालिटी इसलिए कहलाता है कि इसकी शक्ल एक हाउस जैसी होती है और ये दरअसल 6 मैट्रिसेस का मजमूआ है। इनमें से हर मैट्रिक्स को हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल जो हम डिस्कस करने लगे हैं ये इस किताब से ली गई है। ये किताब आप देख लें, इसमें मेरा ख्याल है कि ऑथर्स को पूरा क्रेडिट देने के लिए हमें यहाँ पे ज़रूर जिक्र करना चाहिए कि ये एग्जाम्पल कहाँ से ली गई है। तो एग्जाम्पल ये है कि लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ हाइपोथेटिकल कंपनी दैट पब्लिशेस अ सीरीज ऑफ टेक्स्ट बुक्स फॉर द कॉलेज मार्केट। एक ऐसी कंपनी की मिसाल लेते हैं। ये एक फर्जी कंपनी है, कोई हकीकी कंपनी नहीं है। हम सिर्फ मिसाल के लिए, इलस्ट्रेशन के पर्पज़ के लिए हम ये मिसाल ले रहे हैं। फ़र्ज़ कर लें ये हमारी फर्जी कंपनी जो है ये कॉलेज के लिए, कॉलेज लेवल के लिए टेक्स्ट बुक्स बनाती है। द कंपनी इज़ नॉट हैप्पी विद इट्स करंट पोजीशन इन द मार्केट and intends to rework its offerings with the objective of improving its market share. इस वक्त कंपनी मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, लिहाजा ये चाहती है कि हम ये अपने प्रोडक्ट्स को जो कि टेक्स्ट बुक्स हैं रीवर्क करें ताकि इनका मार्केट शेयर इम्प्रूव हो सके। द कंपनी रियलाइजेज दैट टू डू दैट they must produce textbook that potential customer will want. अब ये कंपनी को मालूम है कि अगर हमने अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है तो फिर हमें वैसी किताबें बनानी चाहिए जो कि हमारा कस्टमर पसंद करेगा, यानी जो उसकी नीड्स और वांट्स के मुताबिक होंगे। दे प्लान टू अप्लाई QFD टू द पब्लिशिंग वर्ल्ड, लिहाजा वो ये काम करने के लिए अब QFD का इस्तेमाल करेंगे। इसी मिसाल को हम आगे लेकर चलेंगे। मिसाल क्या है कि एक पब्लिशिंग कंपनी है जो टेक्स्ट बुक्स बनाती है, इसका मार्केट शेयर करंटली अच्छा नहीं है, ये अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ाने के लिए इन्हें मालूम है कि ज़ाहिर मार्केट शेयर तभी बढ़ेगा जब ये वो किताबें छापेंगे जो कि कस्टमर की ज़रूरियात के मुताबिक हैं। और इन्हें ये भी मालूम है कि कस्टमर की ज़रूरियात को अपने प्रोडक्ट का के डिज़ाइन का हिस्सा बनाने के लिए QFD को इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोडक्ट इस केस में टेक्स्ट बुक्स हैं, तो ये QFD के ज़रिए अपना ये टारगेट अचीव करना चाहते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं ये पहला मैट्रिक्स 1 विच इज़ वर्ड्स। मैट्रिक्स 1 जो आपको लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ नज़र आ रहा था, यहाँ पे आप देख लें, ये जो मैट्रिक्स 1 है ये वर्ड्स हैं, यानी कस्टमर की नीड्स यहाँ पे इस मैट्रिक्स में लिस्ट की जाएंगी। इसी वजह से हम इनको वर्ड्स कहते हैं कि क्या चाहिए कस्टमर को। तो कस्टमर को क्या चाहिए ये हम कैसे मालूम कर सकते हैं? इसके लिए हम कई तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कोई फोकस ग्रुप करवा सकते हैं। फोकस ग्रुप दरअसल एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें मुख्तलिफ लोग बैठते हैं और वो डिस्कस करते हैं। वो लोग
यानी ये किताबों की अगर बात करें तो इसमें इन किताबों के इस्तेमाल करने वाले स्टूडेंट भी हो सकते हैं, टीचर्स भी उसमें कुछ शामिल होंगे, कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे, कुछ जो करिकुलम के एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। तो एक फोकस ग्रुप में इन सब लोगों को बैठाकर हम मालूम कर सकते हैं कि कस्टमर की नीड्स क्या है। दूसरा तरीका यूज़र ग्रुप का। यूज़र ग्रुप और फोकस ग्रुप में क्या डिफरेंस है कि फोकस ग्रुप में और लोग भी शामिल होते हैं, जैसे हमने कहा करिकुलम के एक्सपर्ट, पब्लिशिंग के एक्सपर्ट वगैरह वगैरह, या मार्केटिंग के लोग भी हो सकते हैं। यूज़र ग्रुप में सिर्फ यूज़र होते हैं, ठीक है। पोलिंग कस्टमर्स ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट, जिस तरह का प्रोडक्ट हमारा है उसी तरह के प्रोडक्ट कोई अगर पहले से मार्केट में मौजूद है, दूसरा प्रोडक्ट है, तो उसके कस्टमर्स का आप एक से पोलिंग करवा लें कि वो क्या चीज़ चाहते हैं। सर्वेज कर सकते हैं आप। कस्टमर सर्विस इनपुट, ये एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, यानी जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं पहले से, उस पर जो फीडबैक आ रहा है कस्टमर का कि सर्विस कैसी थी, ये प्रोडक्ट कैसा है, फीडबैक, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वारंटी क्लेम्स रिकॉर्ड्स, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपकी जो वारंटी क्लेम्स हैं उनका रिकॉर्ड से पता चलेगा कि अच्छा कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उनकी वजह से वारंटीज क्लेम होती हैं और उन्हें हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये वारंटी क्लेम्स हमारी करंट एग्जांपल में तो शायद न हो सके, लेकिन डिफरेंट जगहों पर, कई जगहों पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है इंफॉर्मेशन का। तो इन सोर्सेज में, इनमें से एक किसी सोर्स से या 2-3 सोर्सेज आप इकट्ठे लगा के आप सबसे पहले एस्टेब्लिश करते हैं कि कस्टमर की नीड्स क्या है। जब आपको कस्टमर की नीड्स मालूम हो जाती हैं तो आमतौर पर जब आप फोकस ग्रुप करवाएंगे या सर्वे करवाएंगे तो बहुत सारी एक लंबी लिस्ट आ जाएगी। अगला मरहला उस लिस्ट को ऑर्गेनाइज करना होता है। तो ये देखें लिखा हुआ है कि वी गेट अ लॉट ऑफ आइडियाज व्हेन वी गैदर कस्टमर नीड्स, वी नीड टू रिफाइन, ऑर्गेनाइज एंड प्रायोरिटाइज दीज नीड्स। अब जो हमारे पास बहुत सारी नीड्स आ गई हैं उनको हमें पहले ऑर्गेनाइज और प्रायोरिटाइज करना होता है। और प्रायोरिटाइजेशन के लिए एक यूजफुल जो टूल है वो एफिनिटी डायग्राम है। ये इसी चैनल पर एक और वीडियो मौजूद है जिसमें ये बताया गया है कि एफिनिटी डायग्राम क्या होती है। तो इसी वीडियो के नीचे उसका लिंक भी दिया होगा, उसे आप वहाँ से देख सकते हैं। एफिनिटी डायग्राम अगर आपके पास काफ़ी सारे आइडियाज़ हों तो उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है। और जब एफिनिटी डायग्राम बन जाए तो फिर उसकी मदद से आप एक ट्री डायग्राम बना सकते हैं जो उससे भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर देती है और चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप को वाजे करती है। ट्री डायग्राम भी उसी वीडियो में डिस्कस की गई है जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ होगा। द टीम विल देन असाइन प्रायोरिटी वेट्स टू ईच कस्टमर नीड्स। अब यहाँ दोबारा देख लें कि पहला मरहला कस्टमर की नीड्स इकट्ठी करें क्या क्या है। जब वो आ जाए तो वो काफ़ी लंबी अगर लिस्ट बन गई है तो दूसरा मरहला उसको ऑर्गेनाइज, प्रायोरिटाइज करने का है। ऑर्गेनाइज और प्रायोरिटाइज करने के लिए दो बहुत यूजफुल टूल्स एफिनिटी डायग्राम और ट्री डायग्राम हैं। तो अब हम दोबारा अपनी एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो फर्ज कर लें कि जिन तरीकों से हमने कोई यूज़र ग्रुप, फोकस ग्रुप करवा के हमारी हाइपोथेटिकल कंपनी ने कस्टमर की नीड्स इकट्ठी की और फिर उनको एक एफिनिटी डायग्राम के ज़रिए से इस तरह से ऑर्गेनाइज किया, जिससे ये बात सामने आई कि बेसिकली 4 तरह के इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से हमारा मार्केट शेयर अच्छा नहीं है। आर्ट वर्क के इश्यूज़ हैं, पेडागोजिकल इश्यूज़ हैं, प्रोडक्शन के इश्यूज़ हैं, राइटिंग एंड एडिटिंग के इश्यूज़ हैं। आर्ट वर्क में यानी आगे देख लें, इम्प्लॉजिबल एग्जाम्पल, कलर वुड हेल्प, मस्ट बी एक्यूरेट, सिंपलिस्टिक फिगर्स, पेडागोजिकल इश्यूज, नो चैप्टर ऑब्जेक्टिव, नो चैप्टर समरीज, एक्यूरेसी, पुअर पेडागोजी वगैरह वगैरह। प्रोडक्शन में टू एक्सपेंसिव है, सब स्टैंडर्ड बाइंडिंग स्ट्रेंथ है, चॉइस ऑफ फॉन्ट्स फॉर इजियर रीडिंग, राइटिंग स्टाइल अमंग को ऑथर इनकंसिस्टेंट,
ये राइटिंग एडिटिंग के, राइटिंग ऑफ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, पैराग्राफ्स टू लॉन्ग, ये एडिटिंग के इश्यूज हैं। तो ये बेसिकली क्या हुआ था कि ये हमने इकट्ठी की डिफरेंट नीड्स और फिर उनको हमने ऑर्गेनाइज कर लिया एफिनिटी डायग्राम के ज़रिए से चार बड़े इश्यूज में, चार बड़े ग्रुप्स में। अब इसकी मदद से हम एक ट्री डायग्राम बना सकते हैं और वो देखें जी वो किस तरह से है। अब हमें पता चला है कि ये चार इश्यूज हैं। अब हमने सोचना है कि इन चार इश्यूज को सॉल्व कैसे करना है ताकि हमें कस्टमर सेटिस्फाई हो सके। तो सेटिस्फाइड टेक्स्ट बुक कस्टमर के लिए क्या ज़रूरी है कि फिक्स आर्ट वर्क, फिक्स पेडागोजिकल इश्यूज, फिक्स प्रोडक्शन इश्यूज, फिक्स राइटिंग इश्यूज। फिर उनमें से हर चीज़ के लिए आगे आपने कहा कि आर्ट वर्क को फिक्स करना है तो यूज़ ऑफ कलर को इम्प्रूव करें, प्लाजिबल एग्जाम्पल्स दें। पेडागोजिकल इश्यूज को सॉल्व करना है तो एक्यूरेसी बढ़ाएं और चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स लिखें। प्रोडक्शन को करना है तो इजीली रीडेबल फॉन्ट्स यूज़ करें। विदस्टैंड हैवी यूज़, ऐसी किताबें बनाएं जो हैवी यूज़ को विदस्टैंड कर सकें, यानी वो फट ना जाए फ़ौरन ही, और अफोर्डेबल बनाएं। इसी तरह से राइटिंग के लिए क्या है कि कंसिस्टेंट राइटिंग स्टाइल अप्लाई करें, यानी एक किताब को अगर दो लोग लिख रहे हैं को ऑथर्स, एक किसी और तरह से लिख रहा है दूसरा और तरह से लिख रहा है, ये नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। और कम्प्रिहेंसिबल टेक्स्ट लिखें, यानी जो आसानी से समझ में आने वाला टेक्स्ट लिखें। तो यहाँ तक हमारा जो बेसिक प्रोसेस का पहला हिस्सा था, हमारा बेसिक प्रोसेस क्या था कि कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करें, तो वो यहाँ तक मुकम्मल हो गया। उसके लिए क्या करते हैं हमने कहा जी कि कस्टमर की नीड्स इकट्ठी करने के लिए हम डिफरेंट तरीके, फोकस ग्रुप, यूज़र ग्रुप, पोलिंग, सर्वेज, कस्टमर इनपुट, वारंटी गारंटी क्लेम्स देखते हैं। फिर जब वो हमारे पास आ जाते हैं इश्यूज़, तो उन इश्यूज़ को हम ऑर्गेनाइज करते हैं एफिनिटी डायग्राम के ज़रिए से, और फिर उसको ज़्यादा उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए और उससे क्लियर गाइडेंस हासिल करने के लिए हम एक ट्री डायग्राम बनाते हैं। वो दोनों हमने बना के देख लें। अब ये जो हमारे पास चीज़ें हैं ना, ये जो हमने ट्री डायग्राम के ज़रिए से हासिल की हैं, ये बेसिकली व्हाट्स हैं, ये वो कस्टमर की नीड्स हैं जिन्हें हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो अब दोबारा से देख लें जी, हाउस ऑफ क्वालिटी का पहला जो मैट्रिक्स है कस्टमर नीड्स, वो ये वाला है, ये जो लेफ्ट मोस्ट है। इसमें अब हम ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कस्टमर की हैं वो लिख देंगे। तो ये देखें जी, हमने ये लिख दी, कम्प्रिहेंसिबल टेक्स्ट, इजीली रीडेबल फॉन्ट, एक्यूरेसी, प्लाजिबल एग्जाम्पल वगैरह वगैरह। और जो टीम है उसने से इसमें से हर चीज़ को 1 से 5 तक नंबर लिए इम्पोर्टेंस के हिसाब से। हमारी टीम के ख्याल में कम्प्रिहेंसिबल टेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके 5 नंबर बनते हैं। इजीली रीडेबल फॉन्ट 3, एक्यूरेसी 5, यानी ये इम्पोर्टेंस हमने हर चीज़ की डिटरमिन की है। तो यहाँ तक हमारा पहला जो मैट्रिक्स था वो मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं दूसरे मैट्रिक्स पर। दूसरा मैट्रिक्स है प्लानिंग इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजी। इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजी के लिए हम जो है दूसरा जो हमारा होता है, ये देखें प्लानिंग मैट्रिक्स वाला जो है वो ये हाउस ऑफ क्वालिटी में ये राइट मोस्ट जो है वो है। अब इसमें हमने क्या क्या लिखना होता है इसमें हमने अपनी प्लानिंग इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजी, इसमें हमने अपनी इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजी डिटरमिन करनी होती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम कंपेटिटिव बेंचमार्किंग करते हैं। कंपेटिटिव बेंचमार्किंग क्या होती है? वी कलेक्ट डेटा ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ आवर ओन प्रोडक्ट, हम अपने प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस का डेटा कलेक्ट करते हैं, और हम अपने कस्टमर की परफॉर्मेंस का डेटा कस्टमर की नहीं, हम अपने कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस का डेटा इकट्ठा करते हैं, और फिर इन डेटा को हम मैट्रिक्स 2 में प्लॉट कर देते हैं। ये आप देखें,
ये मैट्रिक्स 2 होगा, इसमें हम इसे प्लॉट करेंगे और कैसे कैसे करेंगे ये देखें। सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये जो आपको नंबर्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं ये क्या है, CS रेटिंग्स ऑफ आवर टेक्स्ट बुक्स, ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेटिंग ऑफ आवर टेक्स्ट बुक्स। ये हमने कस्टमर का सर्वे करके मालूम किए कि कम्प्रीहेंसिबल टेक्स्ट से हमारी क्लास हमारी जो किताबें हैं उसमें कम्प्रीहेंसिबल टेक्स्ट की जो कस्टमर की नीड्स है उससे हमारे कस्टमर 5 के स्केल पर 4 सेटिस्फाइड हैं। इजीली रीडेबल फॉन्ट में यानी 5 के स्केल पर वो, और जो सेटिस्फेक्शन है वो 3 है। एक्यूरेसी में 5 के स्केल पर 2 है। प्लाजिबल एग्जाम्पल में एक्यूरेसी में 4 है, प्लाजिबल एग्जाम्पल में 2 है, 2 4 3 1 1। जबकि ये हमारे कंपेटिटर ए की रेटिंग्स ये है, यानी हमारे कंपेटिटर ए जो है उसकी कम्प्रीहेंसिबल टेक्स्ट के हवाले से उसके जो कस्टमर हैं वो फुली सेटिस्फाइड हैं, यानी हमने उसको 5 की रेटिंग दी है, 5 5 4 3 4 वगैरह वगैरह। इसी तरह एक दूसरा जो हमारा बड़ा कंपेटिटर है या जिसको हमने बेंचमार्क करना है उसकी भी यहाँ पे रेटिंग्स दी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है कि जो कस्टमर की नीड्स हमने डिटरमिन की थी जिनको हमने मैट्रिक्स 1 में लिखा है, अब हम उसकी हर डायमेंशन जो हमने यहाँ लिखी है उसका सर्वे करते हैं कि हर डायमेंशन से हमारे कस्टमर कितने सेटिस्फाइड हैं और वो हमारे वो कंपेटिटर्स जिनके साथ हम कंपेयर करना चाहते हैं उनके कस्टमर कितने सेटिस्फाइड हैं। तो ये जो 4 5 3 2 नंबर आए हैं ये किसी सर्वे से आए हैं जो हमने अपने कस्टमर्स का और दूसरे हमारे कंपेटिटर्स के कस्टमर्स का किया है। उसके बाद ये चीज़ जब हो गई कि हमने अपने और कंपेटिटर्स के लिख दिए रेटिंग्स, तो उसके बाद अब हम प्लानिंग करते हैं कि अच्छा इस वक्त तो हमारी ये परफॉर्मेंस है, हम इसे कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, यानी अब हम टारगेट रेटिंग्स डिटरमिन करते हैं। और ये काम कौन करता है, वो वाली टीम जो ये QFT का प्रोसेस कर रही है। तो ये देखें जो रेड बॉक्स में है, यानी हमने ये कहा है कि जो कम्प्रीहेंसिबल टेक्स्ट है इस पर हमारी जो करंट सेटिस्फेक्शन है कस्टमर की वो 4 है, इसे हमने 5 पर लेकर जाना है। इसी तरह इसको भी 5 पर लेकर जाना है, इसको भी 5 पर, इसको 2 से 4 पे ले जाना है, 2 से 4 पे, 4 से 4 पे। अच्छा, अब आप यहाँ पे ये सवाल कर सकते हैं कि हम ये 4 3 क्यों कर रहे हैं, हम सबको 5 टारगेट करना चाहिए। तो ये प्रैक्टिकली बाज़ औक़ात मुमकिन नहीं होता कि हर चीज़ को आप अब वहाँ तक मैक्सिमम पर लेकर जाएं। दूसरा, आप अपनी कुछ प्रायोरिटीज सेट करते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको ज़्यादा वेटेज दी जानी चाहिए। तो ये देखें मिसाल के तौर पर जिन चीज़ों को हमने इनकी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस रेटिंग दी थी ये 5 नहीं थी, ये 3 थी, तो इसमें ठीक है हम 4 पर भी सेटल कर लेते हैं। तो हम जो अपने टारगेट्स होते हैं वो रियलिस्टिक रखते हैं। अच्छा, जब ये चीज़ भी हो गई तो उसके बाद जो है इम्प्रूवमेंट फैक्टर की बात आती है। इम्प्रूवमेंट फैक्टर बेसिकली क्या है, अब डिटरमिन करते हैं कि हमारी जो प्लानिंग है कि हमारी CS रेटिंग जो होगी उसमें से हम माइनस करेंगे एग्जिस्टिंग जो हमारी इस वक्त रेटिंग है उसको हम 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस उसमें जमा जो 1 प्लस कर देंगे। ये 0.2 क्या है, ये असल में 1/5 आप करें तो वो कितना बनता है 0.2। फॉर एग्जाम्पल हमारे CS रेटिंग 4 है एंड CS रेटिंग ऑफ आर हमने अगर प्लान किया कि हमने एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन की रेटिंग 4 पे लेके जानी है और करंटली 3 है, तो क्या होगा 4 - 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 प्लस 1, दैट वुड बी इम्प्रूवमेंट फैक्टर हमारा आएगा 1.2। तो अब आप यहाँ पे देख लें ये हमारी प्लान्ड CS रेटिंग है 5, ये 4 है, 5 में से 4 निकाला, 2.2 से मल्टीप्लाई किया, एक जमा किया तो 1.2, इसका इम्प्रूवमेंट फैक्टर 1.4, इसका 1.2 1.4 1 1.2 1.44 वगैरह वगैरह।
ये भी हो गया इम्प्रूवमेंट फैक्टर। यानी अब आप देखें हमारे प्लानिंग मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें आ गई हैं अब तक। एक हमारी अपनी रेटिंग्स करंट और हमारे कंपेटिटर की। दूसरा जो हमने प्लान की है कि इतने ये हमने टारगेट करनी है, यहाँ तक रेटिंग्स लेकर जानी है। फिर इनसे हमने इम्प्रूवमेंट फैक्टर कैलकुलेट किया है। उसके बाद एक चीज़ आती है सेल्स पॉइंट। सेल्स पॉइंट इज अ नंबर फ्रॉम 1 to 1.5 that is used to place emphasis on customer needs. It is an estimate of the marketing importance of need in promotion of the new product. सेल्स पॉइंट दरअसल क्या है, ये चीज़ है कि इस ये जो डायमेंशन है, जो वर्ड्स शुरू में लिखे हुए हैं वो 5 6 7 लिखे हुए हैं, इनमें से हर एक की इम्पोर्टेंस मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी है, यानी इसकी मार्केटिंग में इस पर कितना जोर देने की ज़रूरत है। तो ये हमारा क्या होता है सेल्स पॉइंट। यानी हमने कॉम्प्रिहेंसिबल टैक्स को, ये अगेन जजमेंट है जो हमारी टीम है वो खुद से डिटर्मिन करेगी। ये 1.1 है, ये 1 है, 1.5 है, ये 1.3, ये 1, 1.3, 1.5 यानी मैक्सिमम। अब ये देखें कि यानी देखें कि अफोर्डेबिलिटी को 1.5 मैक्सिमम दिया गया है कि अफोर्ड जब हम मार्केट करते हुए इस चीज़ पर ज़्यादा एम्फेसिस करने की ज़रूरत होगी। इसी तरह से एक्यूरेसी पर ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जी, हमारे पास ओवरऑल वेटिंग कैलकुलेट करनी होती है। ओवरऑल वेटिंग क्या है, कस्टमर इंपॉर्टेंस मल्टीप्लाइड बाय इंप्रूवमेंट फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय सेल्स पॉइंट। ये क्या है, ये देखें ओवरऑल वेटिंग। ओवरऑल वेटिंग आपने बेसिकली क्या किया, सॉरी, ओवरऑल वेटिंग कस्टमर की इंपॉर्टेंस, इंप्रूवमेंट फैक्टर और सेल्स पॉइंट। कस्टमर की इंपॉर्टेंस ये वाली मल्टीप्लाइड बाय ये जो हमारा इम्प्रूवमेंट फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय सेल्स पॉइंट, इससे हमारी क्या आएगी ओवरऑल वेटिंग आएगी हर चीज़ की। यानी इनमें से ये जो कस्टमर की नीड्स थी इसमें से हर चीज़ की ओवरऑल वेटिंग आएगी 6.6, 4.2 और 9, 5, 5.5 वगैरह वगैरह, 8.4। ओके फाइन। और आखिरी जो खाना है, आखिरी जो कॉलम है, उसमें क्या होता है, ये परसेंटेज ऑफ वेटिंग है। ये ओवरऑल वेटिंग, परसेंटेज ऑफ ओवरऑल वेटिंग, सम ऑफ ओवरऑल वेटिंग, ये बेसिकली ओवरऑल वेटिंग डिवाइडेड बाय सम ऑफ ओवरऑल वेटिंग है। ये सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय होना चाहिए। यानी ये बिल्कुल आप क्या करते हैं, ये इसकी वेटेज निकालते हैं। क्या मसलन ये 6.6 है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि ये टोटल जो पॉइंट्स हैं इनको हम जमा कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो 6.6 है, ये पूरी जो वेटिंग है उसमें इसका कितनी परसेंटेज है। तो आप कहते हैं ये कि ये 13% है, ये 8 है, 18% है, 4, 9, 16। तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि ओवरऑल वेटिंग में सबसे ज़्यादा हिस्सा इस चीज़ का है, एक्यूरेसी का, 18 का। इसी तरह अफोर्डेबिलिटी का दूसरा नंबर पर है 16। फिर उसके बाद ये 13 है कॉम्प्रिहेंसिबल टेक्स्ट। आई होप कि ये आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये क्या है, ये बेसिकली कैसे कैलकुलेट होता है। कि ये देखें हम जमा करते हैं इन सबको 6.6, 4.2, ये जितना भी आएगा ये हम सारे जमा कर लेंगे। और फिर ये 6.6 डिवाइडेड बाई इनकी जो टोटल सम आएगी उससे हम डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करके उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारा मैट्रिक्स 2 कंप्लीट हो गया, प्लानिंग मैट्रिक्स। एक दफ़ा फिर इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें सबसे पहले हमारी अपनी करंट रेटिंग, ये जो कस्टमर की नीड्स हमने पहले मैट्रिक्स में लिखी हुई है उसमें से हर एक के अगेंस्ट, और हमारे कंपेटिटर्स की जिनके साथ हम कंपेयर करना चाहते हैं। फिर हम प्लान करते हैं कि अच्छा इस वक्त ये है, इसको हमने यहाँ तक लेके जाना है। फिर हम इम्प्रूवमेंट फैक्टर कैलकुलेट करते हैं और फिर हम सेल्स पॉइंट डिटर्मिन करते हैं और फिर ये ओवरऑल वेटिंग कैलकुलेट करते हैं। ये
इम्प्रूवमेंट, ये हमारी कस्टमर की रेटिंग, इम्पोर्टेंस, कस्टमर की नज़र में इस चीज़ की कंप्रीहेंसिबल टेक्स्ट की मसलन कस्टमर की नज़र में इम्पोर्टेंस मल्टीप्लाइड बाई इस कंप्रीहेंसिबल टेक्स्ट का इम्प्रूवमेंट फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई इसकी सेल पॉइंट। तो ये हमारे पास आ जाती है ये वाली वैल्यूज, जिसे हम ओवरऑल वेटिंग कहते हैं। और फिर इसमें से हर एक की हम परसेंटेज निकालते हैं कि ये ओवरऑल वेटिंग की, टोटल ओवरऑल वेटिंग में इस चीज़ की जो वेटिंग है उसकी परसेंटेज कितनी बनती है। उसके बाद जी मैट्रिक्स 3 टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हाउस। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या है? टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स आर स्पेसिफाइड, एफिनिटी एंड ट्री डायग्राम्स कैन बी यूज्ड टू ऑर्गेनाइज दीज रिक्वायरमेंट्स। अगेन ये देखें, हमने जो भी कहा कि ये कस्टमर की नीड्स हैं, इन नीड्स को डिटरमिन, इन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कौन सी डिज़ाइन में क्या चीज़ें हमारे शामिल होनी चाहिए। यानी अगर हम कंप्रीहेंसिबल टेक्स्ट अचीव करना चाहते हैं, इजीली रीडेबल फॉन्ट्स करना चाहते हैं, एक्यूरेसी, तो फिर हमें डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। तो उसके भी हम बिल्कुल इसी तरह से आइडियाज़ जनरेट करते हैं जिस तरह से हमने कस्टमर के लिए थे, लेकिन कस्टमर के करने के लिए तो हम कस्टमर से पोलिंग करते हैं। यहाँ पे हमारी अपनी एक्सपर्टीज़ और अपनी अंडरस्टैंडिंग काम में आएगी कि हम रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं कि अच्छा डिज़ाइन में फिर ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, फिर उनको उसी तरह एफिनिटी और ट्री डायाग्राम से हम ऑर्गेनाइज करते हैं। मिसाल के तौर पर ये आप देख लें कि ये एक ट्री डायाग्राम बनी हुई है, इसकी तफसील में हम यहाँ पे नहीं जा रहे, ये आप जानते हैं और आप देख लेंगे कि ट्री डायाग्राम किस तरह से बनती है। हम सिंपली ये देखते हैं कि हमने इसमें से क्या चीज़ें हासिल की और उनको हम कहाँ लिखते हैं। तो ये देखें, हमने ये मैट्रिक्स 3 है हाउस, ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारा 3 है। अगर आप देखें तो मैट्रिक्स 3 में यहाँ पे टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, ये वाला मैट्रिक्स हम बना चुके हैं, ये बना चुके हैं, और ये अब 3 वाला है। ये बेसिकली क्या है? डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स हैं। आथर एडिटर गाइडलाइन, यानी मिसाल के तौर पर देखें, हम कहते हैं कि जी कंप्रीहेंसिबल टेक्स्ट है ना, मिसाल के तौर पर, या कंसिस्टेंट राइटिंग स्टाइल है, तो इसके लिए फिर हमें आथर गाइडलाइंस बनानी चाहिए, जिसमें आथर्स को बताया जाए कि आप जो किताब लिखेंगे वो यूं 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 लिखेंगे, ये स्टाइल फॉलो करेंगे। लोअर कास्ट प्रोडक्शन, इन्हांस्ड ड्यूरेबिलिटी, टेक्स्ट क्लैरिटी, फ्लोइंग सीक्वेंस, इफेक्टिव आर्ट वर्क, कलर एम्फेसिस और चैप्टर एम्स और समरीज। ये हमने कहा है कि अगर हमने इन चीज़ों को सेटिस्फाई करना है तो फिर हमारे डिज़ाइन में ये चीज़ें हैं जिन पर फोकस होना चाहिए। ये हमने कहाँ से हासिल की हैं? ये हमने ब्रेनस्टॉर्म किया और फिर उनको ट्री डायाग्राम, एफिनिटी डायाग्राम वगैरह के साथ से ऑर्गेनाइज किया, और जो फाइनल लिस्ट हमारे पास आई इन टेक्निक्स के इस्तेमाल से, वो हमने यहाँ पे लिख दी हैं। अब ये हमारे 3 मैट्रिसेस मुकम्मल हो गए। मैट्रिक्स फॉर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट्स एंड हाउस। अगर आप देखें कि मैट्रिक्स 4 जो है वो इंटर रिलेशनशिप है इस चीज़ और इस चीज़ के दरमियान, यानी कस्टमर की नीड्स और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के दरमियान इंटर रिलेशनशिप मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, ये समझने की बात है, ज़रा ये समझिएगा क्यों बनाना है। देखें, ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको पूरा करने के लिए हमने ये चीज़ें, इन पर फोकस करना है। लेकिन इनमें से मिसाल के तौर पर आथर एडिटर जो गाइड हैं, ये हर कस्टमर की नीड्स के साथ, यानी जो कस्टमर चाहता है, ये उसकी हर नीड को पूरा नहीं करते, बल्कि ये उनमें से कुछ नीड्स के लिए है, बाकी नीड्स के लिए ये है, उससे जो बच जाती हैं ये है, यानी ये सारी चीज़ें, इनमें से डिज़ाइन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं, डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट, हर रिक्वायरमेंट वो कस्टमर की कुछ रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करती है, कुछ को नहीं करती। तो हम यहाँ पे एक बना लेते हैं कि इस तरह से कि अगर रिलेशनशिप हाई है
तो हम 9 इस तरह का दायरा बनाएंगे इस तरह से, जिसके दरमियान में वाइट डॉट होगा। अगर मीडियम है तो हम उसको 3 का नंबर देंगे, उसका इस तरह से सर्कल होगा। और अगर वीक है तो उसको हम देंगे इस तरह से एक ट्राइंगल। तो अब ये देख लें, मिसाल के तौर पर जो कॉम्प्रिहेंसिबल टेक्स्ट है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, इसके पूरा करने के लिए जो डिज़ाइन की ये वाली रिक्वायरमेंट है ना कि हम अपने आथर्स के लिए कुछ गाइडलाइंस डेवलप करें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी इस चीज़ का और इस चीज़ का आपस में गहरा रिलेशनशिप है, लिहाजा इसको हमने ये 9 पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, इसी तरह एक्यूरेसी के साथ भी इसका गहरा ताल्लुक है, प्लाजिबल एग्जाम्पल्स के साथ भी गहरा ताल्लुक है, कंसिस्टेंट राइटिंग स्टाइल के साथ हमने डिटरमिन किया है कि इसका मीडियम रिलेशनशिप है। इसी तरह से देखें, इन्हांस्ड ड्यूरेबिलिटी जो है इसका विदस्टैंड हैवी यूज के साथ गहरा ताल्लुक है। यानी इस डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट का इस कस्टमर की रिक्वायरमेंट के साथ बहुत ही स्ट्रांग रिलेशनशिप है। यानी हम डिज़ाइन में अगर इस चीज़ को एड्रेस करेंगे तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा उससे एड्रेस होगी। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से लो कास्ट प्रोडक्शन जो है वो आप देख लें, अफोर्डेबिलिटी के साथ उसका गहरा ताल्लुक है। इसी तरह बाकी, अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे खाने भरे हुए हों, यानी इसमें से थोड़े सारे खाने ही भरे जाएंगे। तो ये हमारा मैट्रिक्स 4 है। अब तक यहाँ पे दोबारा दोहरा लें, हमारे मैट्रिक्स 1 में हमने कस्टमर की वांट्स लिखी हैं, मैट्रिक्स 2 में हमने अपनी करंट परफॉर्मेंस, कंपेटिटर की करंट परफॉर्मेंस और अपने टारगेट्स लिखे हैं, और फिर उनके साथ कुछ मज़ीद चीज़ें लिखकर हमने अपनी प्लानिंग की है। मैट्रिक्स 3 में हमने डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं, और मैट्रिक्स 4 में हमने डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट और जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं उनके दरमियान जो इंटर रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ को वाजे किया है। ठीक है, मसलन टेक्स्ट क्लैरिटी और इजीली रीडेबल फॉन्ट का वीक सा रिलेशनशिप है। ओके, यहाँ तक हमारे 4 मैट्रिसेस हो गए। 5वां है जी डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन बिटवीन हाउस। ओके, ये देखें 5वां मैट्रिक्स हाउस ऑफ क्वालिटी में यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में एक का दूसरी के साथ क्या रिलेशनशिप है। देखें, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए होती है कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में, या जो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट्स हैं, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स से हाउस, जिनको मैं डिज़ाइन रिक्वायरमेंट भी कह रहा हूँ, वो एक ही चीज़ है। इसमें से बाज़ औक़ात ये होता है कि एक चीज़ की जाती है तो कोई दूसरी चीज़ भी साथ ही हो जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई एक चीज़ अगर आपने पूरी करनी है उस पर ज़्यादा जोर दें तो फिर दूसरी कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि इन्हांस्ड ड्यूरेबिलिटी है। ठीक है, हमारे 2 टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर हमने कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो हमें लोअर कास्ट प्रोडक्शन करनी है और ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ानी है। देखें, ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये हो सकता है कि आप बहुत अच्छा मटेरियल यूज़ करें, लेकिन जब आप ये करेंगे तो फिर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये करने की ज़रूरत होती है कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटर रिलेटेड हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक चीज़ पर फोकस के नतीजे में दूसरी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरा ये होता है कि जब हमें ये पता चले कि एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के नतीजे में कोई दूसरी भी एड्रेस हो जाती है, तो उस केस में हमें उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए जिसमें एक को एड्रेस करने से दूसरी चीज़ें भी एड्रेस हो जाए। मिसाल के तौर पर ये देखें कि जो आथर गाइडलाइंस हैं, आथर गाइड्स जो हैं, अगर आप वो अच्छी लिखेंगे तो उससे टेक्स्ट की क्लैरिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको इस पर खासा फोकस करना चाहिए।
और जहां नेगेटिव रिलेशनशिप है उसमें हमें सोचना चाहिए फिर कि हमें कौन सी चीज पर कितना फोकस करना है और इनके दरमियान बैलेंस कैसे कायम करना है। ठीक है, तो ये इंटर रिलेशनशिप का कोरिलेशन मैट्रिक्स HOQ's रूफ जो है ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स या जो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट्स हैं उनके दरमियान इंटर रिलेशनशिप को जाहिर करता है। इसके फ़ायदा ये है कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ें कन्फ्लिक्ट हैं इस मैट्रिक्स को देखते ही, कि कौन सी चीज़ें कन्फ्लिक्ट हैं और उनके दरमियान आपने बैलेंस कायम करना है, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो पॉजिटिवली इंटर रिलेटेड हैं, ताकि आप एक पर करेंगे फोकस तो दूसरी चीज़ें खुद ब खुद उसमें आती जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ आखिरी मैट्रिक्स रह गया है, हमारा हाउस तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, उसमें सिर्फ नीचे वाला पोर्शन रह गया है। अब जो मैट्रिक्स 6 है डिज़ाइन टारगेट्स, आप देखें कि ये हाउस में छठा जो टारगेट है, इसमें क्या करना होता है, हमने स्टेप, इसको करने के लिए हमें कुछ स्टेप करने होते हैं। 3 सेक्शंस में ये पूरा होता है। पहले टेक्निकल प्रायोरिटीज जो हैं हम सेट करते हैं, जो कि हाउस ऑफ क्वालिटी में ऑलरेडी मौजूद, यानी जो अभी बाकी 5 हम मैट्रिसेस फिल कर चुके हैं उन्हीं से कैलकुलेट होता है। टेक्निकल बेंचमार्किंग, ये नया डेटा होगा, और फिर जो डिज़ाइन टारगेट वैल्यूज़ इन्हीं दो से एक्सट्रैक्ट की जाएंगी, इन्हीं से डेवलप की जाएंगी। ये हम देखते हैं कि किस तरह से होता है। सबसे पहली चीज़ टेक्निकल प्रायोरिटीज़ है। टेक्निकल प्रायोरिटी बेसिकली क्या किस तरह से होती है, मल्टीप्लाई रिलेशनशिप स्ट्रेंथ विद ओवरऑल वेटिंग। ओवरऑल वेटिंग का आप करते हैं इंटर रिलेशनशिप स्ट्रेंथ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या हासिल होती है, टेक्निकल प्रायोरिटीज हासिल होती है। मिसाल के तौर पर आथर एडिटर की गाइडलाइंस हैं, यानी ये आथर या एडिटर की गाइडलाइंस जो है। ठीक है, अब इसमें देखें ये कहाँ कहाँ पे हैं इसकी रिलेशनशिप। एक कंप्रीहेंसिबल टेक्स्ट के साथ है, एक एक्यूरेसी के साथ है, एक प्लाजिबल एग्जाम्पल के साथ है, और एक कंसिस्टेंट राइटिंग स्टाइल के साथ है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि रिलेशनशिप जो स्ट्रेंथ है उसको ओवरऑल वेटिंग से मल्टीप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर कंप्रीहेंसिबल टेक्स्ट, इसमें टेक्स्ट में हम 9 मल्टीप्लाइड बाई 6.6 करते हैं। ये 9 क्या है, ये इंटर रिलेशनशिप स्ट्रेंथ है। ये बेसिकली हम इस चीज़ की टेक्निकल प्रायोरिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। इस चीज़ की जो टेक्निकल प्रायोरिटी होगी ये बेसिकली इसका 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 सम होगी। तो ये सम कैसे कैलकुलेट की जाती है कि मसलन कंप्रीहेंसिबल टेक्स्ट का करना है हमने, तो ये रिलेशनशिप स्ट्रेंथ, ये हमने इसको हमने 9 दिया हुआ है नंबर, ठीक है, जो हाई होती है। इसको हम ओवरऑल वेटिंग के साथ, ओवरऑल वेटिंग कितनी है ये देख लें 6.6, और रिलेशनशिप स्ट्रेंथ 9 मल्टीप्लाइड बाई 6.6 करते हैं, तो हमारे पास जवाब कितना आता है 59। इसी तरह एक्यूरेसी के लिए आप देख लें, एक्यूरेसी है ये भी 9 है, इसकी ओवरऑल वेटिंग कितनी है 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 81। अच्छा, इसी तरह से प्लाजिबल एग्जाम्पल की ये भी 9 है, इसको फिर ओवरऑल वेटिंग के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं विच इज़ 5, तो 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा जी 45। इसी तरह कंसिस्टेंट राइटिंग जो है, ये देखें कंसिस्टेंट राइटिंग वो क्या है जी, ये हमारे पास मीडियम है 3, तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी ओवरऑल वेटिंग है गालिबन 2, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा हमारे पास 6। अब ये 59.4, 81, 45, 6 इनको हम जब जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा नंबर 191.4। ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ जहाँ ये इंटर रिलेशनशिप की कोई स्ट्रेंथ मौजूद है सिर्फ उसी को हम करेंगे, बाकी ये चूंकि 0 है तो 0 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही 0 हो जाएगा, तो उसे हम कैलकुलेशन में शामिल नहीं करते।
तो अब आप देख लें टेक्निकल प्रायोरिटीज में ये जो आथर की गाइडलाइंस हैं उसका 191 आया, इसका 75, 42, 63, 19, 9, 53, 49, ये टेक्निकल प्रायोरिटीज हो गई। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद उसी तरह परसेंटेज निकालते हैं कि ये 191 है ना, तो ये टोटल टेक्निकल प्रायोरिटीज में इसकी परसेंटेज क्या है। तो आप क्या करेंगे, ये 191 डिवाइडेड बाई ये इन सब का सम, ठीक है, वो करेंगे तो ये हमारे पास 38 आता है, ये 15 आता है, 8, 13, 10, 11 वगैरह वगैरह। इसका फ़ायदा, इससे हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि ये देखें ये 38% है। इसका मतलब है कि हमारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स जो हैं या जो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमें जिस पर फोकस करना चाहिए वो ये चीज़ है, आथर या एडिटर की गाइडलाइंस, ठीक है। और उसके बाद दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये 15 है, लो कास्ट प्रोडक्शन पर हमें फोकस करना चाहिए। और हमें साथ साथ पता चलता जाता है कि इसकी ये मिसाल के तौर पर 2% है सिर्फ, तो ये कोई बहुत ही ज़्यादा शायद इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब ये टेक्निकल जो बेंचमार्क्स हैं, और टेक्निकल बेंचमार्क जो हैं वो भी हमने लिखे हुए हैं कि हमारा प्रोडक्ट इस चीज़ पर जो आथर गाइडलाइंस हैं उसके हवाले से 5 पर है, तो कंपेटिटर हमारा A6 पर है और 7 पर है, ठीक है। ये अगर हमने कोई बनाई है अपने खुद ही रेटिंग्स डिटर्मिन की है। इसी तरह से लो कास्ट प्रोडक्शन है, मिसाल के तौर पर हमारे प्रोडक्ट की प्राइस इस वक्त 40 है, कंपेटिटर A $34 में बेच रहा है, कंपेटिटर B भी 34 में बेच रहा है। इसी तरह से मिसाल के तौर पर इन्हांस ड्यूरेबिलिटी है, तो इसकी हमने क्या की है जी, कोई जो रेशो है उसकी स्ट्रेंथ की जो है कोई भी मैयर है, तो हमारा प्रोडक्ट अगर 1.1 है तो ये मतलब किसी स्ट्रेस टेस्टिंग वगैरह से डिटरमिन की गई है कि हमारा प्रोडक्ट कितनी फोर्स बर्दाश्त कर सकता है और दूसरों का कितना कर सकता है। तो कंपेटिटर A हमसे आगे है 1.5 और B भी आगे है 1.2। इसी तरह टेक्स्ट क्लैरिटी में अगर हमारे 7 नंबर हैं, कंपेटिटर A के 10 हैं और कंपेटिटर B के 9 हैं। अब ये क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी टीम ने डिटरमिन की है। इसी तरह से फ्लोइंग टेक्स्ट सीक्वेंस जो है हमारा नहीं है, कंपेटिटर A का है, B का भी नहीं है, वगैरह वगैरह, आगे सारी चीज़ें इसी तरह से। यानी ये टेक्निकल बेंचमार्किंग हो गई। और फिर हम इसमें भी जिस तरह उसमें हमने टारगेट बनाए थे इसमें भी हम टारगेट बनाते हैं। तो देखें जो आथर गाइडलाइंस या गाइड्स हैं, इसको हमारी करंटली अगर 5 है तो हमने 8 पर लेके जाना है। ये 8 हमने कैसे देखा, अपनी देख के और कस्टमर की देख के। कस्टमर की 6-7 है, हम उससे आगे 8 पर को टारगेट करते हैं। प्राइस है मसलन हमारा इस वक्त 40 पे बिक रहा है, इसको हमने 30 पे लाना है, ठीक है। ये हमने अपना बेंचमार्क, ये अपने लिए टारगेट सेट किया है। ये 1.1 है इस वक्त, तो हमने दूसरों के देखते हुए कहा कि हमारा 1.4 होना चाहिए। इसी तरह से फ्लोइंग टेक्स्ट है मसलन, तो हमारा इस वक्त 9 है, तो हमने इसको अचीव करके क्या करना है, यस करना है, वगैरह वगैरह इसी तरह से। तो यूं करके हमारा हाउस ऑफ क्वालिटी देखें अब पूरा हो जाएगा। अब फ़ायदा हाउस ऑफ क्वालिटी बन गया है, तो ये देखें कि अब हमारे सामने हर चीज़ बड़ी वाज़े हो के आई है कि कस्टमर क्या चाहता है। कस्टमर को चाहने के जो कुछ चाहता है उसको अचीव करने के लिए हमें किन चीज़ों पर फोकस करना है, उन चीज़ों के हमने क्या क्या टारगेट बनाए हैं, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, और इन चीज़ों के हमारे टारगेट्स क्या हैं, इनमें से हर एक की इम्पोर्टेंस कितनी है, इनके दरमियान आपस में रिलेशनशिप क्या है कि कौन सी चीज़ करेंगे तो दूसरी
डाउन हो जाएगी और कौन सी करेंगे तो दूसरी कौन सी चीज़ अप हो जाएगी साथ ही। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं। गोया ये हाउस ऑफ क्वालिटी हमें अब पूरी फुली गाइड कर रहा है कि हमने कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स पूरी करके, कस्टमर को खुश करके, उसकी नीड्स वांट को फुलफिल करके अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है, तो फिर हमें क्या क्या करना चाहिए, किस पर फोकस करना चाहिए, कितना फोकस करना चाहिए, और किस पर फोकस करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि दूसरी चीज़ कंप्रोमाइज़ ना हो जाए। ये सारे का सारा हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो गोया ये हाउस ऑफ क्वालिटी ये वो QFD का प्रोसेस है जिसके ज़रिए से वो QFD क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट एक मेथड है, उसको हम अचीव करते हैं किसके ज़रिए से, हाउस ऑफ क्वालिटी के ज़रिए से। अब आखिरी बात इसमें यह है कि हाउस ऑफ क्वालिटी इज नॉट QFD। ये बात अच्छी तरह से समझ लें। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट एक मेथड है, उस मेथड में क्वालिटी हाउस ऑफ क्वालिटी एक चीज़ है। ठीक है, QFD क्या है कि आपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को डिज़ाइन का हिस्सा बनाना है। उस ये करने के लिए आप हाउस ऑफ क्वालिटी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये एक ही हाउस ऑफ क्वालिटी बाज़ औक़ात काफ़ी नहीं होता। मिसाल के तौर पर ये है कि आपने यहाँ लिख दिया है कि लोअर कास्ट प्रोडक्शन है, हमने लोअर कास्ट करनी है प्रोडक्शन। अब ये कैसे करनी है ये तो हमें नहीं पता चल रहा। यहाँ हमने इसके टारगेट वगैरह तो लिखे हुए हैं, लेकिन ये होगा कैसे ये तो हमें नहीं मालूम। तो इसके लिए हमें शायद एक और हाउस ऑफ क्वालिटी बनाना पड़ेगा। तो एक चीज़ होती है वाटरफॉल मेथड ऑफ QFDs, कि यहाँ पे जब आप एक बनाते हैं हाउस ऑफ क्वालिटी, तो उसकी जो एक की टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है, फिर वो क्या बन जाती है, दूसरी QFD जो है, दूसरा जो हाउस ऑफ क्वालिटी है, उसमें कस्टमर की नीड्स बन जाती है। मिसाल के तौर पर ये क्या था, ये रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स है, उसके बाद डिज़ाइन मैट्रिक्स बन जाएगा। यानी अब ये है कि ये डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए फिर इंजीनियरिंग डिज़ाइन में क्या होना चाहिए। ये चीज़ें अब जो यहाँ लिखी हुई थी कि आथर गाइडलाइंस, लोअर कास्ट प्रोडक्शन, अब ये अगली हाउस ऑफ क्वालिटी में यहाँ लिखी जाएंगी, और इनको अचीव करने के लिए क्या करना है वो यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये इस साइड पे आ जाएंगी, और इसके लिए नई जो डिज़ाइन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो की जाएंगी। फिर उसके बाद हो सकता है कि आप वो चीज़ें कैसे अचीव की जाएंगी वो करने के लिए एक और बनानी पड़े। फिर वो चीज़ें कैसे की जाएंगी उसके लिए शायद एक और बनानी पड़े। ये करते 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 आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ पे आपको पता चल जाता है कि हाँ ये 1 2 3 4 5 काम हैं और इस तरह से आपने करने हैं। तो गोया आप जब यहाँ पे करेंगे, ये चीज़ जब आखिरी वाली करेंगे, तो इसमें जो चीज़ें लिखी हुई होंगी वो करेंगे, तो ये बाकी सारा कुछ अचीव हो जाएगा। तो ये हमारा QFD के मुतालिक सारी डिस्कशन थी, और यहाँ पे हमारी ये वीडियो ख़त्म हो जाती है।